हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये आपका जो सामाजिक विज्ञान आपने पेपर 2 के लिए जिन भी साथियों ने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट चूज किया होगा उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी तांबा, सी कोयला या डी सोना। तो देखिए साथियों, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है जो पेट्रोलियम से उत्पाद बनते हैं, जो आपका पेट्रोलियम होता है उससे जो बने उत्पाद होते हैं उन उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ऑप्शन ए नरोरा, बी पोखरण, सी कलपक्कम या डी तारापुर। तो देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है, नहीं को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना आपको क्वेश्चन को। भाई नहीं, जल्दबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर आपका गलत हो सकता है उससे। तो आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? इसमें पूछा है भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें से नहीं है आपका जो पोखरण है, ये आपका भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। अब आप बोलेंगे पोखरण भारत में, देखिए भारत में तो है, देखिए लेकिन जो पोखरण है ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ये आपका जो टेस्टिंग जो रेंज है आपकी परमाणु के लिए, उसका यहाँ पर टेस्टिंग होती है इनकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका पोखरण जो है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि नरोरा आपका बुलंदशहर में पड़ता है, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, ये आपके परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं भारत में, लेकिन पोखरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस देश में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी भारत या डी मलेशिया। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो है मिल्पा, मिल्पा के नाम से स्थानांतरित कृषि को किस देश में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका मैक्सिको में। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपका मैक्सिको में जाना जाता है। भाई स्थानांतरित कृषि जो होती है कि आज कुछ खेती आपने इस स्थान पर कर ली, कुछ खेती दूसरे स्थान पर करेंगे, उस पर नहीं करेंगे, तो ये स्थानांतरित कृषि होती है। तो उसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मारुति उद्योग लिमिटेड, बी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या डी सुधा डेयरी। तो देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनमें से आता है, वो आता है आपका ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी HAL जो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब इसमें हिस्सेदारी जो है वो सरकार की ज़्यादा रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? ऑप्शन ए सिद्ध सागा, बी निर्वाण सागा, सी बुद्ध सागा या डी केसर सागा। अब देखिए भाई, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ पूछा आपसे, तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है आपका ऑप्शन नंबर डी केसर सागा। ये आपका एक कविता के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, केसर सागा जो है ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है? ऑप्शन ए सिलिका एवं लोहे से, बी निकिल एवं लोहे से, सी निकिल एवं एल्यूमिना से या डी सिलिका एवं एल्यूमिना से। तो देखिए भाई, पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो आपकी बनी होती है निकिल एवं लोहे से। ठीक है फ्रेंड्स, निकिल और लोहे से मिलकर बनी होती है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? ऑप्शन ए सुनामी, बी भूकंप, सी ज्वालामुखी या डी ज्वारभाटा। अब देखिए, तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक विनाश कौन कर सकता है? सबसे अधिक विनाश कर सकता है वो है आपकी सुनामी। जब आपकी समुद्री क्षेत्रों में, जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, उनमें जब सुनामी आती है वो सबसे ज़्यादा विनाश करके जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है?
ऑप्शन ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस या डी जलाऊ लकड़ी। अब देखिए जीवाश्म ईंधन किसको नहीं माना जाएगा, जब देखिए पेट्रोलियम जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, सबको पता होगा। कोयला भी आपका जीवाश्म ईंधन होता है, प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन होती है, लेकिन जो जलाऊ लकड़ी है ये आपका जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता, ये आपको पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी भूकंप के दौरान रिएक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती हैं। मान लीजिए भाई भूकंप आ रहा है, तो भूकंप की वो कितनी तीव्रता होती है, किस तीव्रता पर जो वस्तुएं होती हैं वो गिरने लगती हैं। ऑप्शन ए 6.0 या उससे अधिक, बी 5.0 से अधिक, सी 7.0 से अधिक या डी 2.0 से अधिक। तो देखिए साथियों, जो वस्तुएं गिरने लगती हैं वो गिरने लगती हैं 6.0 की तीव्रता का भूकंप हो या इससे अधिक हो, 6.0 की तीव्रता हो या इससे अधिक हो, तब आपकी वस्तुएं जो हैं वो गिरने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। ऑप्शन ए विसर्प, बी बाढ़कृत मैदान, सी चाप झील या डी जलप्रपात। तो देखिए साथियों, जो कौन सी आकृति है ऐसी जो नदी का जो होता है उसका निक्षेपण करता है, तो वो है आपका बाढ़कृत मैदान। जो आपके बाढ़कृत मैदान होते हैं ये नदी के निक्षेपण का परिणाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बेरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। भाई देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य है एक पानी का संकरा भाग है, तो वो किस किस को जोड़ता है ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, बी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, सी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर या डी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो आपको वो जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, यानी कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर इन दोनों को वो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। भाई एक विशेष रूप से जो निर्मित तालाब और पोखरों में जो मत्स्य पालन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पिसीकल्चर, बी विटीकल्चर, सी हार्टिकल्चर या डी सेरिकल्चर। तो देखिए उसको मत्स्य पालन को जाना जाता है आपका पिसीकल्चर के नाम से। किसके? पिसीकल्चर के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। विटीकल्चर आपका बागवानी वगैरह, सेरिकल्चर आपका रेशम से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हॉर्टिकल्चर बागवानी, विटीकल्चर आपका आई थिंक अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ विटीकल्चर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है। ऑप्शन ए स्टेपी, बी प्रेरीज, सी पंपास या डी वेल्ड्स। अब देखिए अमेरिका का मूल निवास है वो है आपका प्रेरीज। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो आपका अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है वो घास भूमि है प्रेरीज, या फिर उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जनपद पंचायत के अंतर्गत डैश डैश। ऑप्शन ए कई जिले परिषद होते हैं, बी कई ग्राम पंचायतें होती हैं, सी कई नगर पालिका वार्ड होते हैं या डी कई ग्राम सभा होती हैं। तो देखिए जनपद पंचायत के अंतर्गत आपके कई ग्राम पंचायत आती है। जनपद पंचायत होती है उसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायतों को मिला करके जनपद पंचायत बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत कई ग्राम पंचायत आ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है। ऑप्शन ए आकार, बी दिशा, सी प्रतीक या डी दूरी। तो देखिए मानचित्र का इसमें से कौन सा घटक नहीं है, तो वो नहीं है आपका प्रतीक। जो प्रतीक होते हैं आपके सिंबल होते हैं ये मानचित्रों का एक घटक नहीं होता है, जबकि आकार, दिशा, दूरी ये सभी मानचित्र के घटक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रोलट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि। भाई जो रोलट एक्ट था 1919 उसका विरोध क्यों किया गया था। ऑप्शन ए इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। ऑप्शन बी प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगाई थी, या ऑप्शन डी इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों को आघात पहुंचाया था। तो देखिए यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको
आघात पहुंचाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। इसको बिना अपील बिना दलील वाला कानून था ये, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्न में से कौन से एक शर्त नहीं थी? ऑप्शन ए आयु, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बी, उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। सी, उनके पास अपना घर होना चाहिए। या डी, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, चोल साम्राज्य में जो सभा के सदस्य बनते थे, उनको बनने के लिए उसमें से ये कौन सी शर्त नहीं थी, ये पूछा आपसे। तो वो नहीं थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये नहीं थी। वही उनकी आयु ये शर्त थी कि उनकी आयु 35 से अधिक होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तभी वो चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर गलत जवाब था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, जो बौद्ध धर्म था उसमें बोधिसत्व कौन थे? ऑप्शन ए, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। बी, बुद्ध की प्रतिमाएं। सी, चीनी बौद्ध यात्री। या डी, बौद्ध विद्वान। तो देखिए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है वो होते हैं, वे लोग होते हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया हो उनको बोधिसत्व कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। ऑप्शन ए, मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे। बी, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते। सी, गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था। या डी, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। अब देखिए, आप सभी को पता होगा मंदिरों में जो गर्भगृह होते हैं वो आपके जो हमारे देवी देवता होते हैं, मुख्य देवी देवता, उनकी मूर्ति को रखा जाता है, वो आपका गर्भगृह कहलाता है मंदिरों का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ऑप्शन ए सवाना, बी पंपास, सी स्टेपी, या डी डाउन्स। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछा आपसे, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सवाना। क्या है भाई? सवाना है, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। जो सवाना है आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।